नाउ द सिंगल लूप RLC ये सर्किट। अब जैसे कि हमने सेपरेटली रेजिस्टर की, इंडक्टर की और कैपेसिटर के एलिमेंट्स देखे थे, नाउ हम उनको एनालाइज करेंगे इन अ फिगर 2। इसमें फिगर 2 जो है आपकी, उससे एनालाइज करते हैं। और फिगर 2 हमारी, वेट अ मिनट, हाँ जी, ये फिगर 2 हमने कंसिडर की थी, जिसमें हम कंसिडर कर रहे थे ये आपका ईएमएफ सोर्स था। इस ईएमएफ सोर्स के साथ हमारे पास ये करंट की कंसिडर किया हुआ था। ये आपका करंट था जो कि वो मूव कर रहा था। थ्री एलिमेंट्स वर अटैच, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तीन एलिमेंट्स इस सिंगल लूप सर्किट में अटैच किए होते हैं। अब इसी सर्किट को कंसीडर करते हुए हम स्टडी करेंगे कि रिस्पॉन्स क्या होगा। ईएमएफ अगर हम यू कंसीडर कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज अ चेंज इन करंट। और जब चेंज इन करंट होता है उसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ये पास किस में से कर रही है, रेजिस्टर में से भी कर रही है, कैपेसिटर में से भी कर रही है और इंडक्टर में से भी कर रही है। नाउ वी हैव टू सी द रिस्पॉन्स of that alternating source with three components, that is resistor, capacitor and the inductor. अब इसमें ये देखिए, वही कंसिडर करें सर्किट सिंगल लूप का, जिसके अंदर एक एलिमेंट रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर अटैच है। अब इसके अंदर जो अटैच है, अब ये इक्वेशन जो है ईएमएफ की जो कि आपने सप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये आपको अल्टरनेटिंग सोर्स इज बीइंग सप्लाइड टू रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपने अब देखा होगा कि वो सीरीज में सेपरेटली ये तीन एलिमेंट्स कनेक्टेड थे और उनको बाइसिंग जो है वो वोल्टेज कौन प्रोवाइड कर रहा था, ये ईएमएफ, दैट इज द अल्टरनेटिंग सोर्स, जिसको हमने ये साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि अल्टरनेटिंग टाइप का सोर्स है। और इस अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ सोर्स की वजह से जो आपका करंट जो इसके अंदर सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब ये जो फाइ था, दैट वाज द फेज चेंज। कि करंट हम कंसीडर करते हैं कि ये साइनोसाइडल फॉर्म है। अगर ये साइनोसाइडल फॉर्म है तो इसके अंदर चेंज आ रहा है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट जो है वो चेंज कर रहा है, और करंट की चेंज में क्या है कि एंगल में चेंज आ रहा है। कभी वो जीरो है, जीरो से वो 180 तक होता है, 180 के बाद एक हाफ साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल वो नेगेटिव साइड में जाता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और वो पूरा एक कंप्लीट लूप करता है 360 डिग्री का। ठीक है, अब उसके लिहाज से ही हमने कंसीडर की दो रिलेशन आपके पास आगे अल्टरनेटिंग टाइप की, ईएमएफ की और करंट की इनर सर्किट। अब ये ईएमएफ और करंट की सर्किट हम इसमें अप्लाई करेंगे लूप थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि जितनी भी वोल्टेजेस हैं, पोटेंशियल हैं, पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, दैट इज इक्वल टू देयर सम इज इक्वल टू जीरो। अब उसके लिहाज से हम ये कंसीडर करते हैं कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ द करंट के लिहाज से जितनी भी पोटेंशियल ड्रॉप है, इट इज टेकन टू बी, ये हमारा इक्वालिटी के दूसरे साइड एक्चुअल में ये हमारा रिलेशन होता है कि ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू, ईएमएफ इज इक्वल टू आपकी potential drop at R, potential drop at inductor, potential drop at capacitor। यानी जो सप्लाई की जा रही है ईएमएफ, वो supplied EMF is distributed among the three elements, that is the resistor, inductor and capacitor। तो लूप थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम ये ऑब्टेन करते हैं कि EMF is equal to resistor R ड्रॉप जो आपका आ रहा है, और ये VL और VC दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं करंट का, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज IM और उसमें फेज जो है दैट इज इक्वल टू थीटा, सो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस वी विल फाइंड द यूजिंग डिफरेंट फेजेस को हम डिटरमिन करेंगे, दैट इज डिफरेंशियल एनालिसिस का करेंगे। अब इसमें ये देखते हैं, ये आपके पास सामने डिस्प्ले हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस। जैसे कि ऑलरेडी हमें रिलेशन पता चल गया है कि रिलेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस ईच एलिमेंट का। हमने सेपरेटली भी लास्ट लेक्चर में कंसीडर किया था कि सेपरेटली
रेजिस्टर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस क्या रिलेशन होता है। अब करंट और पोटेंशियल का रिलेशन आपस में फॉर द रेजिस्टर उनके अंदर फेज में चेंज कोई नहीं होती, वो तो सेम रहते हैं। और फॉर द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 90 डिग्री, जिसमें 90 डिग्री के लिहाज से फेज हमने देखा था कि एक लीड करता है और दूसरा लैग करता है। और इसके करंट के मुताबिक हम इस रिलेशन को अब इन द फॉर्म ऑफ द फेजर्स लिखेंगे, यानी जिसमें फेज के एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है उसके मुताबिक हम इसको लिख रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ईएमएफ जो कि सप्लाई हो रही है दैट इज द सप्लाइड, ये जो आपके पास रिलेशन आ रहा है दैट इज द सप्लाइड बाय द बैटरी, तो ईएमएफ सोर्स है। ये हमारे पास रिलेशन जो है दैट इज फॉर द रेजिस्टर की रेजिस्टर क्रॉस अगर हमने अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ करंट शो किया है तो इसमें से अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू साइन आई साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ये ऐसा अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ करंट है विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द रेजिस्टर। और उसके बाद यही अगर करंट जो फ्लो करेगा फ्रॉम द इंडक्टर देयर इज अ फेज चेंज, और ये करंट जो है वो लीड करेगा बाय 90 डिग्री, जब भी इसको प्लस के साइन के साथ पाई बाय 2 भी लिखा है। और नेक्स्ट में फॉर द कैपेसिटर करंट लैग बाय 90 डिग्री, तो फेज चेंज में इसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया है कि जो आपका ओरिजिनल फेज है, फेज एंगल है जो चेंज है उसके अंदर हमने 90 डिग्री जो लैग कर रहा है या लीड कर रहा है हमने उसको सबट्रैक्ट कर दिया। अब इस रिलेशन को आगे देखें कि ये हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आपका ये जो रिलेशन है, अब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री क्या होता है कि साइन जो है अकॉर्डिंग टू द बेल्स रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल, साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस। तो अब यहाँ पे साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा है, फेज इज द जो एंगल चेंज है, आपका करंट जो है इट इज ऑल्टरनेटिंग टाइप ऑफ करंट, हम साइनोसाइडल टाइप का करंट कंसीडर कर रहे हैं। तो जो चेंज इन करंट है मींस कि उसके एंगल में चेंज आ रहा है, करंट की जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका एंगल जो चेंज हो रहा है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट इज नोन एज द फेज। अब इस रिलेशन में नेक्स्ट में हम कंसीडर करते हैं, इन्होंने सिंपली क्या किया है, आपके साइन जो है अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रूल साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद इसको आपस में इसमें कॉस ओमेगा टी माइनस टी जो है वो कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास रिलेशन बन गया। नेक्स्ट नेक्स्ट रिलेशन पे जाएं कि फॉलोइंग एडिशनल ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन आर कंसिडर्ड टू रिड्यूस दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन को और फर्दर रिड्यूस करने के लिए हमने क्या है कि स्क्वायर अंडर रूट ले लिया, यानी इसी टर्म का ये जो हमारे पास पहली टर्म थी ऑलरेडी टर्म ये हमारे पास जो अवेलेबल थी दैट वाज आर साइन ओमेगा टी माइनस 5, और ये आपका जो है इंडक्टेंस का रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर माइनस द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, इन दोनों के रिलेशन को हमने क्या किया है, इन दोनों को जो सम था उसको हमने कंसीडर किया, इसकी स्क्वायर हमने करके यहाँ पे रिलेशन लिख लिया। अब यहाँ जो आपका अगर स्क्वायर और अंडर रूट करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट में अब ये हम ये देख रहे हैं कि इसमें साइन में इसको रिड्यूस इक्वेशन नंबर 16 को रिड्यूस करके अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स अप्लाई करके इसको रिलेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसको रिलेशन को जब अपने लिए दोनों तरफ साइन ओमेगा टी है, दोनों तरफ ये जो साइन ओमेगा टी है ये कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो चीज है हमने डिटरमिन करना है कि फेज प्रोवाइड की फेज क्या होगा चेंज इसमें, तो वो हम फेज इसमें किस तरह से चेंज को कंसीडर करते हैं, दैट इज फॉर द टेंजेंट थीटा की फॉर्म में। अब टेंजेंट थीटा की फॉर्म में जो हम कंसीडर करिए हमारा जो रिलेशन था ये हमने
कंसिडर नहीं किया, लेकिन हमारे लास्ट जो है इससे पीछे का टॉपिक देखें तो उसके अंदर ये रिलेशन आता है कि जो आपका रिजल्टेंट है, जो परपेंडिकुलर और बेस है, बेस में रेजिस्टर लाई कर रहा होता है और परपेंडिकुलर के ऊपर जो है ये आपके दो लाइंस होती हैं रिएक्टेंस की। ये बिल्कुल इस तरह से होती हैं कि अगर हम ये कंसीडर करें, ये हाँ जी, इस रिलेशन को अगर हम कंसीडर करें तो हमारा क्या होता कि रेजिस्टर के केस में वो इसी लाइन के ऊपर आ रहा होता था, ठीक है, जबकि आपका जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर था वो डिफरेंट था, वो इस लाइन पे लाई कर रहा था। 90 डिग्री का फेज का चेंज था और 90 डिग्री के फेज के चेंज के लिहाज से आपकी जो कैपेसिटर और रिएक्टेंस है ये लीड कर रहा होता है और ये लैग कर रहा होता है। तो इस लिहाज से जब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये बेस की फॉर्म है। अगर यहाँ पे ये बेस है तो यहाँ पे बेस होगा, तो हम इसको कंबाइंड उस फॉर्म में एक्स एल माइनस एक्स सी की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और दूसरा ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो फेज एंगल के लिहाज से टेंजेंट फाई जो है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड माइनस द कैपेसिटर की इंडक्टेंस आ जाएगी और डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस जो कि आपके बेस के ऊपर लाई कर रहा है। तो इससे हम फेज को डिटरमिन कर सकते हैं। जब आपने ये रिलेशन नंबर 18 पे पहुंच गए, आपने फेज निकाली टेंजेंट फॉर्म में, ठीक है। टेंजेंट फॉर्म में आपकी रिएक्टेंसेस का रिलेशन हमने परपेंडिकुलर और बेस करके टेंजेंट का एक फेज निकाला है। आफ्टर दैट करंट एम्पलीट्यूड अगर आपने डिटरमिन करना है, अगेन बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ वी आर डिटरमिनिंग द करंट, और करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आई एम की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू जो वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं दैट इज ईएमएफ, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इसमें कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी जो कि इंपिडेंस है, द रेजिस्टेंस ड्यू टू द रेजिस्टर, ड्यू टू द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। तो उसके रिलेशन में हमने ये उसकी रिजल्टेंट ऑफ दैट रेजिस्टेंस लिख दी है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हमारा आरएलसी सर्किट का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब ये जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है इसमें मैक्सिमम करंट के उसमें
जो कि आपकी लास्ट में जो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर की फॉर्म में, दैट इज नोन एज इम्पिडेंस, दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। हमने 3 एलिमेंट्स यूज किए हुए, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, और इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू EMF मैक्सिमम जो वोल्टेज सप्लाई की डिवाइडेड बाय Z, ये आपको मैक्सिमम करंट देगा फॉर अ सिंगल लूप। आपने कोई भी एक सिंगल लूप यूज किया, सिंगल लूप क्यों कह रहे हैं कि उसमें एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है, अब इसमें बाय यूजिंग द ओम्स लॉ हमने ये डिटरमिन कर दिया फॉर एसआई यूनिट्स ऑफ इम्पिडेंस, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की कंबाइंड इफेक्ट है तो इसकी यूनिट्स एसआई यूनिट्स ओम्स ही है। नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करें कि आपका जो मैक्सिमम करंट है, इट इज द वैल्यू व्हेन द इम्पिडेंस हैज इट्स मिनिमम वैल्यू। अब इम्पिडेंस की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, ये हमें देखना है कि अगर सबसे पहले दो रिएक्टेंसेस हैं, एक रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है। अब इन दोनों को रिलेशन हमने सामने लिखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्चुअल में ये आपकी 3 कंडीशंस हैं जो कि आप आरएलसी सर्किट को यूज करते हुए करते हैं। जैसे आपने ये रिलेशन निकाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ड्रॉ करते हैं कि रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि आपका जो हम अज्यूम करते हैं कि जो सर्किट है, जो सिंगल लूप का सर्किट है, इट इज मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव। और इसकी वजह क्या है कि आपका जो करंट है वो लैग करता है ईएमएफ को फॉर एवरी 1/4 ऑफ द साइकिल। 1/4 ऑफ द साइकिल के बीच में, यानी उसमें लेस देन 90 डिग्री के ऊपर उसमें फेज के अंदर चेंज आ जाता है। नेक्स्ट ये कि आपका ऑन द अदर हैंड कंसीडर कर रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज ग्रेटर देन रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ये किस केस में होता है, फॉर द अदर हाफ साइकिल। जब अदर हाफ साइकिल आता है तब आपका जो करंट होता है वो चार्ज लैग कर रहा होता है, इंस्टेड ऑफ चेंज फ्रॉम लैग करने की बजाय वो लीड करने लगता है। जब करंट लीड करने लगता है, देखिए जब करंट इसमें लैग करता है तो वो इंडक्टिव टाइप का होता है, और जब करंट लीड करता है तो वो कैपेसिटिव टाइप का कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्जन हो जाती है नेगेटिव साइड पे। और अनदर इंटरप्रिटेशन वाज कि रेजोनेंस कंडीशन उसके ऊपर फेजर डायग्राम के अप्लाई होती है। यानी एक आपकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से अगर बात की जाए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर चेंज के लिहाज से जो आपका ईएमएफ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइकिल्स पर सेकंड के लिहाज से जो चेंज हो रहा है, उसमें हम अगर कंसीडर करें तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अप्लाई होती है कि आपका एक फ्रीक्वेंसी की रेंज में वो इंडक्टिव जो इंडक्शन जो है वो प्रोमिनेंट होती है, और दूसरी उसमें कैपेसिटिव टाइप का आपका ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। अच्छा, अब ये लास्टली उसके अंदर क्या है कि एक पॉइंट आता है जहां पे इंडक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर दोनों इक्वल हो जाती है, और वो आपका रेजोनेंस पॉइंट आता है। वो रेजोनेंस, जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं तो उस पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट मिलता है, और वहां पे एंगल का जो चेंज है इन दैट केस दैट इज इक्वल टू 0। यानी उस टाइम इट इज प्योरली रेजिस्टिव। रेजिस्टेंस का रिस्पॉन्स क्या होता है कि उसमें करंट और ईएमएफ दोनों का आपस में रिलेशन नहीं नजर आता। तो ये आपका जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आरएलसी सर्किट का कंप्लीट होता है यहाँ पे।